Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn about solvation effect in SN1 and SN2 reactions. सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें हम लोग के पास दो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और SN1 और SN2 को काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हैं दो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हमें इस वीडियो में या इस लेक्चर में फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शन, वाई, इसकी रीज़न फाइंड आउट करनी है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं SN2 को, इसकी रीज़न हमें फाइंड आउट करनी है कि ऐसा क्यों होता है। तो इससे पहले कि हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने निकलें, हमें पहले पता होना चाहिए कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। सॉल्वेंट्स को पोलैरिटी की बेस पे टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहली टाइप है पोलर सॉल्वेंट और दूसरी है नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है कि पोलर सॉल्वेंट में डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होता है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? मेजर ऑफ पोलैरिटी, यानी कि किसी भी लिक्विड में या किसी भी सॉल्वेंट में कितनी पोलैरिटी प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं डायपोल मूवमेंट। पोलैरिटी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लिक्विड है या कोई सॉल्वेंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ना, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं आपस में, और क्या होता है कि उनमें से एक आइटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा आइटम जो है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम है। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन या जो आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा कि उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होगा, उससे और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ ऑक्सीजन होगा या फिर क्लोरीन होगा या कोई और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। ऑक्सीजन या फ्लोरीन या जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पोलैरिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। किसकी वजह से होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उनके दरमियान प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डायपोल मूवमेंट नहीं होता, या आप कह सकते हो कि डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होता है। अब डायपोल मूवमेंट ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें या तो ऐसे होता है कि एक ही एटम्स, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम या सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है, तो उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है या इक्वल उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवनली शेयर हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन लें, एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन, दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इक्वल है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स लें तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है। तो 3.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स अगर हम देखें पोलर सॉल्वेंट की, तो उसमें हमारे पास आ जाता है जैसे वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, DMSO, ये हमारे पास हो गई एग्जांपल्स पोलर सॉल्वेंट्स की। जबकि अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स की, तो बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, N-हेक्सेन, ETC। अब अगर आप लोग इमेजिन करें कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर, तो क्या होता है, कार्बन को चार तरफ से क्लोरीन ने ही सराउंड किया हुआ है, और क्लोरीन क्योंकि एक ही तरह का आइटम है, क्लोरीन चारों तरफ क्लोरीन ही लगा हुआ है, तो वो है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन सारे क्लोरीन, चारों के चारों क्लोरीन जो है वो इक्वली खींच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो टोटल डायपोल मूवमेंट या टोटल पोलैरिटी क्या हो जाएगी उसकी? ज़ीरो, डायपोल मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स को आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जो हमारा मेजर फोकस था। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर सकें, जबकि पोलर ए प्रोटिक का मतलब है कि वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल्स में हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आ जाता है वाटर, अल्कोहल, जबकि पोलर ए प्रोटिक के एग्जांपल्स में आता है हमारे पास एसीटोन, DMSO, एसीटोनाइट्राइल। अब अगर हम बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कि किस तरह से अपना जो है प्रोटोन डोनेट करता है, तो आप लोग के पास यहाँ एग्जांपल है वाटर की और अल्कोहल की। वाटर के नीचे वाटर का स्ट्रक्चर आप लोग को नज़र आ रहा है। इसमें क्या है कि क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं उनको अपनी तरफ पुल ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अल्कोहल में भी आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि अल्काइल ग्रुप के साथ और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है।
अब होता क्या है कि आप लोग ये की पॉइंट्स को रीड करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी कि अब आगे क्या होगा, किस तरह से हाइड्रोजन जो है वो डोनेट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन इज़ अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप लोग देख सकते हैं कि दोनों केसेस में, वाटर के केस में भी और अल्कोहल के केस में भी, हाइड्रोजन जो है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है। हाई डायपोल मोमेंट, इनके दरमियान डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है उनके दरमियान में डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी पोलैरिटी भी ज़्यादा है। ठीक है। तो क्या होता है, कैन सॉल्वेट बोथ केटाइंस एंड एनाइंस। ये केटाइंस को भी सॉल्वेट कर सकते हैं यानी कि सराउंड कर सकते हैं, उनके साथ अटैच हो सकते हैं, और एनाइंस को भी। अब एनाइंस और केटाइंस के साथ किस तरह से सॉल्वेशन होती है ये हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज हुआ कि हाउ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर एबल टू सॉल्वेट बोथ कीटाइंस एंड एनाइंस। अब हम दो एग्जांपल्स लेंगे। एक में हमारे पास जो है कीटाइन प्रेजेंट है। कीटाइन फॉर सपोज हमारे पास पोटाशियम आयन है या सोडियम आयन है। यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम आयन की एग्जांपल दी है। सोडियम आयन है हमारे पास कीटाइन, और सॉल्वेट के लिए हमारे पास जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है वाटर। ठीक है। वाटर की एग्जांपल ली। अब फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हमारे पास सोडियम आयंस प्रेजेंट है, तो सोडियम आयंस को सॉल्वेट कैसे करेगा वाटर? ठीक है, ये हम देखेंगे। अब आपको पता है सोडियम आयन जो है इस पर पॉजिटिव का साइन है, तो ये यकीनन अट्रैक्ट होता होगा नेगेटिवली चार्ज से। अब जब वाटर के अंदर ये है प्रेजेंट, तो क्या होगा कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल है ना, उसमें ऑक्सीजन एटम भी तो है, तो ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर भी होता है, तो उस पर नेगेटिव का साइन भी होता है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो है वो आयन डायपोल फोर्सेज या हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी, तो वो क्या होगा कि ऑक्सीजन का एटम जो है वो सोडियम के एटम को अट्रैक्ट करेगा और इनके दरमियान में आयन डायपोल फोर्सेस बन जाएंगी। ठीक है। तो इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन होंगे वो सराउंड कर लेंगे सोडियम को, यानी कि केटाइन को। तो हम क्या कहेंगे इन दिस केस कि केटाइन इज़ सॉल्वेटेड, केटाइन सॉल्वेट हो गया, केटाइन जो है वो सराउंड हो गया या अटैच हो गया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, केटाइन तो इस तरह से सॉल्वेट हो गया, एनाइन कैसे सॉल्वेट होता है उसकी एग्जांपल लेंगे। हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन को दोबारा से हम कहेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने जो है वो डिज़ोल्व किया, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया वाटर, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अब क्योंकि ये नेगेटिव आयन है, क्योंकि ये एक एनाइन है, तो इसको सराउंड किया है वाटर मॉलिक्यूल्स ने, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन अट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्या चीज़ अट्रैक्ट होगी इसके साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो अट्रैक्ट होगा क्लोरीन की तरफ और जो है सराउंड कर लेगा क्लोरीन को हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या सॉल्वेट हो गया? एनाइन। और यहाँ पर भी आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप हो गई हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बताया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सॉल्वेट कर सकते हैं केटाइंस को भी और एनाइंस को भी। अब हम बात करते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। होता ये भी पोलर ही है, पोलैरिटीज़ में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस इसमें बने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। अब आप लोगों ने देखा था एग्जांपल हम लोगों ने ली थी एसीटोन की और डीएमएसओ की। पहले एसीटोन की एग्जांपल को देखते हैं। एसीटोन आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या होता है? ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा पाई बॉन्ड के, तो क्या होगा कि पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, यानी कि कार्बन पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब क्या होगा कि जब पोलैरिटी डेवलप हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन का तो नेगेटिव साइन जो है वो फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन्स जो हैं, ये ए प्रोटिक क्यों है, पहले हम इसकी रीज़न देख रहे हैं। ए प्रोटिक इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन या फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ अटैच नहीं है। अब जब ये किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं बने। तो फिर क्या हुआ कि इस H3C जो है ये डोनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कार्बन के साथ प्रेजेंट है और ये स्टेबल है, इसके ऊपर कोई पोलैरिटी या कोई साइन नहीं आया। इसी तरह अगर आप ऊपर वाले CH3 को देखें तो वो भी, उसमें से भी प्रोटॉन रिलीज़ नहीं हो सकता। तो ये रीज़न है कि ये जो है हम ए प्रोटिक हैं। पोलर सॉल्वेंट्स तो हैं क्योंकि पोलैरिटी डेवलप हो गई, लेकिन ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। इसी तरह अगर आप लोग एग्जांपल देखें DMSO की, जो कि डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड में और एसीटोन में सिर्फ यही फ़र्क है कि वहाँ पर सेंट्रल एटम जो होता है वो कार्बन होता है और यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो सल्फ़र है। इसमें भी सेम होगा कि
ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। सल्फ़र पर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जब सल्फ़र पर पॉजिटिव का साइन आएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा तो हम कहेंगे पोलैरिटी डेवलप हो गई है, यानी ये पोलर तो है, लेकिन फिर वही सेम रीज़न कि हाइड्रोजन्स डोनेट नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इसको कहा कि ये ए प्रोटिक है, यानी कि ये हाइड्रोजन्स डोनेट नहीं कर सकता। अब इसके की पॉइंट्स पढ़ेंगे तो फर्दर रीजंस हम लोग को पता लगेंगे कि किस तरह से ये सॉल्वेट करता है केटाइंस को और एनाइंस को क्यों नहीं करता। तो की पॉइंट्स में हमारे पास पहला है कि हाइड्रोजन्स आर नॉट अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटीसी। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ ये अटैच नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है, लो डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट जो है वो बहुत कम है। पोलैरिटी भी अगर हम देखें तो वो एज़ कम्पेयर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कम है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैन सॉल्वेट केटाइंस, कैन नॉट सॉल्वेट एनाइंस। ये सिर्फ केटाइंस को सॉल्वेट कर सकते हैं, एनाइंस को सॉल्वेट नहीं करते। इसकी रीज़न हम लोग आगे जाके देखेंगे। यहाँ आप लोग पहले एग्जांपल देख लें। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ओ के ऊपर DMSO वाली एग्जांपल में या एसीटोन वाली एग्जांपल में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का साइन है। ऑक्सीजन जो है वो फ्री टू मूव है, यानी कि वो इजीली सॉल्वेट कर सकता है केटाइन को। नेगेटिव साइन है ना इस पर, तो केटाइन को पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इजीली सॉल्वेट कर सकता है केटाइन्स को। लेकिन अगर आप देखें सल्फ़र को या आप देखें कार्बन को, तो ये जो है सराउंडेड हुए हुए हैं बाय बल्की ग्रुप्स, बल्कि अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इनके इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ये एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर सकते, एनाइन के साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकते, एनाइन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते या उसकी तरफ कोई फोर्सेस डेवलप नहीं कर सकते। तो ये रीज़न थी कि जिसकी वजह से DMSO और एसीटोन जो है वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेट करते हैं केटाइन्स को, एनाइंस को सॉल्वेट नहीं करते। अब हमारा जो मेजर कंसर्न था, जो हमारा मेजर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स SN1 को फेवर क्यों करते हैं। अब क्योंकि हम पीछे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर आए हैं तो हम इसका आंसर जो है वो बहुत इजीली दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म्स में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, वो वाला स्टेप जिसमें लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो एक इंतहाई स्लो स्टेप होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक जनरल रिएक्शन दिखाया गया है जिसमें R बॉन्ड X है और रिएक्शन जो है वो स्लो प्रोसीड कर रहा है और क्या बना रहा है, केटाइन्स। एक बना रहा है कार्बोकेटाइन और एक बना रहा है एनाइन। एनाइन जो है वो लिविंग ग्रुप है हमारे पास और कार्बोकेटाइन जो है वो पॉजिटिव का साइन है उसके पास, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि नेक्स्ट क्या करेंगे हम। हमें पता है कि SN1 मैकेनिज़्म तभी फॉलो किया जाता है, तभी प्रोसीड होता है जब जो केटाइन्स बनते हैं, जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर ये तो आइंस बने हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स बनना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो आइंस बने हैं ये स्टेबलाइज नहीं होते तो फिर रिएक्शन SN1 फॉलो नहीं करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि केटाइन्स को या ये जो आइंस बने हैं इनको स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो इनको स्टेबलाइज हम कर सकते हैं बाय सॉल्वेशन, यानी कि बाय द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट। कोई अच्छा सॉल्वेंट यूज़ करके हम इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब फिर सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह से स्टेबलाइज करेंगे, हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो उसका आंसर ये होगा कि हम यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सूटेबल क्यों है, क्योंकि ये केटाइन को भी सॉल्वेट कर देगा और एनाइन को भी सॉल्वेट कर देगा। सॉल्वेशन के थ्रू क्या होगा कि उनको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, उन्हें हेल्प करेगा कि वो स्टेबिलिटी अचीव करें, उनकी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों के एक के पास डेफिशिएंसी है, एक के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक अहम रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो SN2 को फेवर क्यों करते हैं। इसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो क्या है क्वेश्चन कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म को फेवर क्यों करते हैं। इसमें भी हम लोग सेम जैसे हमने SN1 के लिए बात की वैसे ही हम SN2 के लिए भी बात करेंगे कि उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो एक ही होता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आके अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है। हमने यहाँ पर दिखाई है ट्रांजिशन स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें ना बॉन्ड प्रॉपर बन चुका है न्यूक्लियोफाइल के साथ और ना ही लिविंग ग्रुप प्रॉपर लीव हो चुका है। अब आप लोग को पता है यहाँ पर जो है वो अटैक कर रहा है OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन कहाँ से आएगा, या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तब आएगा या फिर हम KOH डालेंगे तब आएगा, ठीक।
तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पे ऑपोजिट साइड से, और लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम की पॉइंट्स देखते हैं, तो अब आपको बेहतर तौर पर समझ आएगी, कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो की पॉइंट्स में पहला क्या है कि NaOH इज़ एन आयनिक कंपाउंड। NaOH जो है वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो हमेशा डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, यानी ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जिसमें पोलैरिटी हो। अब OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा था ना पीछे, ये आप लोगों को देखा होगा, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा है। जब OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा है तो हमें NaOH को अलहदा करना पड़ेगा ताकि हम Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना सकें, जिसका मतलब है कि डिसोसिएट करना पड़ेगा NaOH को, जो कि बहुत ज़रूरी है टू गेट OH नेगेटिव आइंस। हमने डिसोसिएट कर लिया जी, NaOH को हमने डिसोसिएट कर लिया, Na पॉजिटिव बना और OH नेगेटिव। अब सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह का सॉल्वेंट यूज़ करें, पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें या नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करें इसके लिए। तो उसका जवाब ये है कि हमें यकीनन पोलर सॉल्वेंट ही यूज़ करना चाहिए, वही सूटेबल होगा। क्यों सूटेबल होगा? क्योंकि वो आयंस को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि पोलर सॉल्वेंट तो हमें समझ आ गया कि पोलर यूज़ करना है। अब पोलर सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें, इसका जवाब हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो क्या होता है। अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि वो उसकी जो नेगेटिव साइड होगी वो केटाइन को सॉल्वेट कर लेगी, जो पॉजिटिव साइड होगी वो एनाइन को सॉल्वेट कर लेगी, तो दोनों चीज़ें सॉल्वेट हो जाएंगी, ठीक है। तो सोडियम आयंस की सॉल्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्वेट हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से OH आयंस भी सॉल्वेट हो जाते हैं तो OH नेगेटिव तो फ्रीली मूव कर ही नहीं सकेगा। अगर OH नेगेटिव फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा तो इसका मतलब है कि ये जाकर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ पर जो OH नेगेटिव है ये फ्रीली मूव कर सकता है ना, तभी तो इसने आके R पे अटैक किया अल्काइल ग्रुप पे। अगर ये सॉल्वेट हो जाता है OH नेगेटिव आयन, मॉलिक्यूल्स जो है सॉल्वेंट के इसको सराउंड कर लेते हैं, तो फिर तो इसके लिए आसान नहीं है कि जाके रिएक्शन परफॉर्म कर सके। इसीलिए हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे सोडियम आइंस तो जो होंगे सॉल्वेट, वो OH नेगेटिव को भी सॉल्वेट कर देगा, ठीक है। तो क्या होता है फिर हम देखेंगे कि अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें तो क्या होगा। जब हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे ना SN2 मैकेनिज़म्स के लिए, तो ये हमारे पास फेवरेबल है। क्यों फेवरेबल है? क्योंकि ये सिर्फ केटाइंस को सॉल्वेट करता है, एनाइंस को सॉल्वेट नहीं करता। जब ये एनाइन को सॉल्वेट नहीं करेगा तो एनाइन यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये मूव कर सकेगा फ्रीली, और ये जाके अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे ऑपोजिट साइड से, और ये हमारे पास बनाने में हेल्प करेगा प्रोडक्ट। जबकि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं ना तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो Na को भी सॉल्वेट कर देगा, OH नेगेटिव को भी सॉल्वेट कर देगा, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये जो हमने पूरा लेक्चर डिस्कस किया है इसमें हमारे पास क्या कंक्लूजन आया है, तो इसका कंक्लूजन हमारे पास आया है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट बोथ केटाइंस एंड एनाइंस। ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं इस लेक्चर से, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। तो पहला क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो केटाइंस और एनाइन दोनों को सॉल्वेट कर लेता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो SN1 को फेवर करता है, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ केटाइंस को सॉल्वेट करता है, और ये फेवर करता है SN2 मैकेनिज़म्स को। होप्स आपको ये समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।